चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब राजनीति के अखाड़े में नजर आएंगे। आज विनेश और बजरंग ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। विनेश कांग्रेस के टिकट पर जींद की जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। बजरंग पूनिया किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि चर्चा है कि बजरंग पूनिया जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सीटों पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग एमएलएज हैं, और कांग्रेस उन दोनों के टिकट काटने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। हालांकि विनेश फोगाट ने कहा उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है वो जारी रहेगी, उसे अंजाम तक वो जरूर पहुंचाएंगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि विनेश फोगाट कल तक देश की बेटी थी, आज वो कांग्रेस की बेटी हो गई। ये उनकी मर्जी है, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के आने से कांग्रेस को हरियाणा के चुनाव में फायदा होगा? क्या हरियाणा की महिलाओं के वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा? सवाल यह भी है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की 3 मीटिंग्स होने के बाद भी कांग्रेस अब तक अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी क्यों नहीं कर पाई? क्या हरियाणा में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो पाएगा? इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की राय क्या है? रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा केजरीवाल के साथ अलायंस की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के नेताओं में रोना धोना क्यों मचा? जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला को क्या चुनौती दी? उमर और महबूबा मुफ्ती के बीच किस मुद्दे पर जुबानी जंग हुई? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की नई पारी से। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जब राहुल गांधी से मिले थे, उसी वक्त क्लियर हो गया था कि दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे। आज ये बात सिर्फ कंफर्म हुई, ऑफिशियली दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आज सुबह विनेश और बजरंग सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके घर गए। करीब आधे घंटे तक बात हुई। फिर दोनों रेसलर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने गए। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस की मेंबरशिप ले ली। जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे थे, तो कांग्रेस ने खुलकर पहलवानों को सपोर्ट किया था। प्रियंका गांधी धरने पर उनसे मिलने गई थी। जब विनेश फोगाट ओलंपिक में मेडल से चूक गई थी, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी के पास नंबर्स होते तो वो विनेश फोगाट को हरियाणा से राज्यसभा में भेजते। इसके बाद जाहिर है चर्चा शुरू हो गई थी कि बजरंग और विनेश हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। आज वही हुआ। अब दोनों राजनीति के दंगल में किस्मत आजमाएंगे और यह करीब करीब तय है कि विनेश हरियाणा की जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन बजरंग के बारे में यह तय नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आज कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ट्विटर पर अपना रेजिग्नेशन पोस्ट करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि रेलवे का सफर उनके लिए यादगार रहा है, वो हमेशा रेलवे के आभारी रहेंगी। कांग्रेस की मेंबरशिप लेने के बाद विनेश फोगाट ने कहा, जब वो बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी तो कांग्रेस ने पूरी मजबूती से उनका साथ दिया। विनेश ने कहा कि बीजेपी ने उनको बदनाम करने की मुहिम चलाई, लेकिन उन्होंने खुद को सही साबित करने के लिए नेशनल चैंपियनशिप खेली, ओलंपिक के लिए ट्रायल दिया, फाइनल तक पहुंची। पर लगता है ईश्वर ने उनके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। विनेश ने कहा कि बेटियों के सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए उन्हें जिस ताकत की जरूरत है वो उन्हें कांग्रेस से मिलेगी। बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है,
वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। गणिका को लेने उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल। विनेश जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? मायका या ससुराल दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है, दोनों एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज कांग्रेस के कैंप से एक और खबर आई। सीसी की मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेताओं ने इशारों में क्लियर कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के अलायंस के साथ गुंजाइश काफी कम है। असल में हरियाणा में कांग्रेस की लोकल लीडरशिप आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के पक्ष में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों साफ साफ कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने पर कांग्रेस को नुकसान होगा। पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा भी कह चुके हैं कि कांग्रेस केजरीवाल की पार्टी से जितना दूर रहे उतना बेहतर। इसके अलावा आज यह भी पता चला कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कम से कम 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 2-3 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने आज कहा कि बातचीत चल रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए, अलायंस हो जाए। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। राघव चड्ढा भले उम्मीद जता रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि आज शाम को आम आदमी पार्टी के नेता अलायंस पर मीटिंग के लिए कांग्रेस के नेताओं को फोन करते रहे, लेकिन टाइम मिलना तो दूर, फोन किसी ने उठाया भी नहीं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि वो उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में इतने बिजी थे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के फोन भी नहीं उठा सके, इसलिए फिलहाल अलायंस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, अभी भी जगह है? मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, इट इज अंडर कंसिडरेशन। अभी कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं आया तो पूरे दिन इसमें व्यस्त रहे लगातार। वेल आई एम हैंडलिंग दैट, तो मैं जो उनकी ओर से मुझसे फोन भी आते रहे। अभी यहाँ से आपसे अलग होते हुए ऑफिस में जाके उनसे बात करूँगा। वो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात रखते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं, दबाव बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। विनेश फोगाट आज कांग्रेस में शामिल हो गई, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन विनेश और उनकी बहन बबीता फोगाट पहले से सियासत में हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चरखी दादरी से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो हार गई थी। इस बार बबीता फोगाट चुनाव के मैदान में दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काटकर जेल सुपरिटेंडेंट से वीआरएस लेने वाली सुनील सांगवान को चरखी दादरी सीट से कैंडिडेट बनाया है। इस सीट से सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी विधायक रह चुके हैं। आज जिस वक्त विनेश फोगाट कांग्रेस की मेंबरशिप ले रही थी, उसी वक्त बबीता फोगाट ने ट्विटर पर लिखा कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, इसलिए अगर पार्टी ने उनको टिकट न देने का फैसला किया है तो यह फैसला उन्हें मंजूर है और वो आम कार्यकर्ता की तरह बीजेपी के लिए काम करती रहेंगी। बबीता फोगाट ने तो पार्टी के फैसले को मान लिया, बगावत नहीं की, लेकिन बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो टिकट कटने से नाराज हैं। कोई रो रहा है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा है और कोई कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी से टिकट की जुगाड़ में लग गया है। कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। टिकट कटने से नाराज हरियाणा में बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांबोज इंदिरी सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने सिटिंग विधायक रामकुमार कश्यप को ही टिकट दे दिया। इससे कर्णदेव कांबोज नाराज हो गए। कांबोज मुख्यमंत्री नायब सैनी के करीबी माने जाते हैं। नायब सिंह सैनी उन्हें मनाने के लिए खुद उनके घर गए। कर्णदेव कांबोज मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सैनी ने कांबोज की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन कांबोज ने हाथ जोड़ लिए।
जम्मू कश्मीर में चुनाव की गर्मी अब रूठने मनाने से आगे निकल चुकी है। कैंपेन शुरू हो गया है। आज अमित शाह जम्मू में थे। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने घर की एक महिला को हर साल 18,000 रुपए देने, उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 LPG सिलेंडर मुफ्त देने, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने, अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने और जम्मू कश्मीर में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जैसे 25 वादे किए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने आर्टिकल 370 की बात की। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 की वापसी का वादा किया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। 370 के मुद्दे पर कांग्रेस की खामोशी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का मौन समर्थन है। अमित शाह ने कहा, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कह ले, लेकिन एक बात तय है, आर्टिकल 370 हमेशा के लिए गया, अब कभी उसकी वापसी नहीं होगी। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है। वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे। मैं बता देता हूं, वो पूर्णतया सहमत है। मगर मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। और अब बात बिहार की। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने 2 बार गलती की, लेकिन वो अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। असल में हुआ यह कि कल से सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात का एक वीडियो सर्कुलेट होने लगा। इस वीडियो के आधार पर दावा किया गया कि लालू और नीतीश की मीटिंग हो गई है। नीतीश लालू से मिलने गए थे। बिहार में सियासी समीकरण फिर बदलने वाले हैं। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया कि नीतीश कुमार के बोलने पर बीजेपी ने पाबंदी लगा दी है। 15 दिन से नीतीश कुमार ने किसी प्रोग्राम में कोई भाषण नहीं दिया है, क्योंकि उन्हें बोलने से मना किया गया है। मुख्यमंत्री बस नाम के हैं, उनके बस में कुछ नहीं है। इसके बाद आज पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। फिर दोनों नेता पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक आई हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में पहुंचे। यहां नीतीश ने भाषण भी दिया और उन दावों को भी गलत बताया जिनमें उनकी एक बार फिर पलटी मारने की बात कही जा रही थी। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता 30 साल पुराना है। बीच में 2 बार उनसे गलती हो गई, लेकिन अब नहीं होगी। वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जीव लोग, लेकिन झूठे उन सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे,
हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। नीतीश कुमार ने आज पटना में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने बिहार में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए, हेल्थ सर्विसेज को कितना बेहतर बनाया। लेकिन अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। बिहार में सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है, ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। मुजफ्फरपुर में 15 साल पहले एक हॉस्पिटल बना, लेकिन आज तक वहां इलाज शुरू नहीं हो पाया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के आसपास बड़ी बड़ी घास उगाई है। बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि बिहार की सरकार को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल बिहार में कहीं है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के पारू ब्लॉक के सरैया गांव में बने उसी सरकारी हॉस्पिटल की हैं। हॉस्पिटल बिल्डिंग में इमरजेंसी है, वार्ड्स हैं, लैब है, डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में ये हॉस्पिटल ही गायब है। करीब 2 एकड़ की सरकारी जमीन पर यह हॉस्पिटल किसने बनवाया, कब बनवाया, इसमें कितनी लागत आई, इसे किस फंड से बनवाया गया, कितना पैसा लगा, इसके बारे में न कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है और न हॉस्पिटल के बारे में अफसरों को कुछ पता है। जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा हॉस्पिटल की बिल्डिंग खंडर बन चुकी है, आसपास झाड़ उगाए हैं, हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ टूटा फूटा है। इस बिल्डिंग के दरवाजे, खिड़कियां, चौखट, ग्रिल, बिजली की वायरिंग, वॉशरूम की फिटिंग, सब कुछ गायब है। दीवारें टूट चुकी हैं, छत का प्लास्टर गिर रहा है और टाइल्स को भी कुछ लोग उखाड़ कर ले गए।